Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard history lesson number 4, that is Maharashtra before the times of Shivaji Maharaj. So let's start. At the beginning of the 17th century CE, most of the territory in Maharashtra was under the control of Nizam Shah of Ahmednagar and Adil Shah of बीजापुर. सो स्टार्टिंग में मतलब कि 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही बहुत सारे ऐसी टेरिटरीज़ थी महाराष्ट्र की, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ जो निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर, निज़ाम शाह के अंडर में आ गया था, जो कि अहमदनगर का था, और आदिल शाह ऑफ बीजापुर, इन दोनों के अंडर में बहुत सारी टेरिटरी आ चुकी थी. कब? 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही. द मुगल्स हैड इंटर्ड खानदेश, और जो मुग़ल थे वो भी खानदेश में इंटर कर चुके थे उस टाइम पे महाराष्ट्र में. ओके. देयर ऑब्जेक्टिव वॉज टू एक्सपैंड देयर पावर इन द साउथ, और मुग़लों का क्या यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है? सो इनका ये था कि ये अब साउथ में, साउथ इंडिया में ये क्या करे, अपने पावर को और भी ज़्यादा एक्सपैंड करे, फैलाएं. देयर वर सेटलमेंट्स ऑफ सिद्दी पीपल हु हैड कम फ्रॉम अफ्रीका अलॉन्ग द कोस्ट लाइन ऑफ कोंकण. और कौन आ गया यहाँ पे? और जो सिद्दी पीपल थे जो कि अफ्रीका से आए थे, ये लोग क्या कोस्ट लाइन, जो कोंकण का कोस्ट लाइन ये एरिया है, यहाँ पे उनके सेटलमेंट थे, यहाँ पे उनकी बस्ती बना के वो लोग यहाँ पे रहते थे. तो कितने सारे लोग आ गए हैं देखिए, और अभी बाकी ही हैं. द कॉम्पिटिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट अमंग्स द पोर्तुगीज़, द ब्रिटिश, द फ्रेंच एंड द डच who had come from Europe was getting intense during this period. और इस पीरियड में 17th सेंचुरी आते आते तक क्या हुआ कि जो ये सारे लोग थे जो यूरोप से आए थे, ये चारों, इन चारों में क्या हुआ कि एक मतलब हार्ड कह सकते हैं कंपटीशन इन लोगों में चल रहा था. बहुत ही ज़्यादा इन लोगों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, डिस्प्यूट्स चल रहे थे, एक दूसरे पे ये हावी थे. ठीक है. ये सब चाहते थे कि सबको भगा के सिर्फ मैं ही इस मार्केट में मैं ही ट्रेड करूं यहाँ पे. अभी तो इनका सिर्फ जो मोटिव है वो क्या है, ट्रेडिंग का है, और पूरी इस तरीके से है. ठीक है. और तो ये सारे लोग यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए ही, व्यापार के लिए ही यहाँ पे आए हुए हैं सब लोग. द पोर्तुगीज़ हैड ऑलरेडी इस्टेब्लिश देयर रूल इन गोवा एंड वसई ऑन द वेस्टर्न कोस्ट लाइन. वसई के बारे में आपको पता ही होगा, गोवा भी आप जानते ही हैं. तो जो पोर्तुगीज़ थे ये इन्होंने गोवा में और वसई में अपना पहले से ही मतलब यहाँ पे जो इनका मतलब कि ऑलरेडी ये इस्टेब्लिश थे, जो इनके रूल थे वो मतलब कि यहाँ पे रूल कर रहे थे वेस्टर्न कोस्ट लाइन में. वेस्टर्न कोस्ट लाइन में गोवा और वसई में ऑलरेडी स्थापित हो चुके थे, और यहाँ पे इनके सेटलमेंट्स भी बन चुके थे. द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच हैड फाउंड एन एंट्री थ्रू द मीडियम ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज बाय सेटिंग अप फैक्ट्रीज. लेकिन ये जो ब्रिटिश, डच और फ्रेंच थे, इनको एंट्री कैसे मिली? थ्रू द मीडियम ट्रेडिंग. ये अपनी कंपनी को ये बताने के लिए कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंपनी खोलेंगे, यहाँ पे हम ट्रेडिंग करेंगे, बिजनेस करेंगे. तो फैक्ट्री के सेटअप से मतलब कि यहाँ पे हम फैक्ट्री डालेंगे और हम बस यहाँ पे हम व्यापार करने के लिए आए हैं. इस मीडियम से मतलब ट्रेडिंग के मीडियम से ये लोग भारत में घुसे थे. ठीक है. और पोर्तुगीज़ तो पहले ही अपना यहाँ पे रूल गोवा में और वसई में, वेस्टर्न कोस्ट लाइन में ये पहले से ही बस चुके थे वहाँ पे. All these powers assessed the strength of other powers, kept themselves safe and tried to dominate as much as possible. तो हुआ क्या, ये क्या सोच रहे थे सबके सब एक दूसरे पे अपनी पावर थोपना चाहते थे, अपनी पावर को बढ़ाना चाहते थे, असिस्ट करना चाहते थे, और अपनी शक्ति से क्या करते थे, मतलब कि दूसरों पे दिखाते थे. मतलब जैसे डच हैं तो वो ब्रिटिश पे दिखाएंगे कि मैं ही यहाँ पे ट्रेडिंग करूँगा, और जो ब्रिटिशर्स थे वो उन पे अलग अलग लोगों पे, इस तरह से वो आपस में ही यहाँ पे क्या कर रहे थे, एक दूसरे पे डोमिनेट करना चाहते थे. जितना ज़्यादा हो सकता था वो क्या करते थे, अपने को सेफ रखना चाहते थे, अपने को कि मैं यहाँ से ना जाऊँ, बाकी सबको भगा दूँ यहाँ से, सिर्फ मैं और मैं यहाँ पे ट्रेडिंग करूँ इंडिया में. इंडिया हमें पता है सोने की चिड़िया थी उस टाइम पे. ठीक है. उसके पहले से ही तो यहाँ पे सब लोग इंडिया में ट्रेडिंग करना चाहते थे और एक दूसरे पे हावी रहते थे कि ये सब भाग जाएं और सिर्फ मैं रहूँ. ऐसा सब लोग अपनी पावर एक दूसरे पे दिखाते थे. दिस कॉन्फ्लिक्ट हैड क्रिएटेड इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी इन महाराष्ट्र. अब ये लोग तो आपस में ही कर रहे हैं ये सारे झगड़े फसाद, जो कॉन्फ्लिक्ट, ये जो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब झगड़े फसाद, ये सब आपस में कर रहे हैं. इससे महाराष्ट्र में इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है, इनसिक्योरिटी बढ़ रही है. अब जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ के कई सारे लोग हैं, कई सारी कंपनीज़ हैं जो क्या कर रही हैं कि आपस में ही लड़ रही हैं, आपस में ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं. तो क्या होता है, कभी कभी हमारे लिए वो प्रोडक्ट मिलना कभी कभी महंगा हो जाता है या इस तरीके से. लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे, फिर और भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे. ठीक है. इसकी वजह से महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी हो गई थी. These different people from Europe were called
टोपकर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कस्टमरी हेड केयर। सो ये जो डिफरेंट डिफरेंट मतलब यूरोप से आए लोग थे, जो डच और यहाँ पे ब्रिटिशर्स और जो अलग अलग थे, यहाँ पे देखिए पुर्तगीज़, ब्रिटिशर्स एंड ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, ये सब के सब ना एक तरीके का हमने देखा है इनको कि ये हैट लगाते हैं, टोपी लगाते थे, ठीक है, सब के सब। तो इनके ये टोपी की वजह से इन्हें क्या बोला जाता है, यहाँ के इंडिया के लोग क्या बोलते थे उन्हें, टोपकर, ठीक है, कि ये लोग टोपी लगाते थे इसके लिए। इट इज़ नेसेसरी टू गेट acquainted with the village, मौजा, कस्बा एंड परगना टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ सेटलमेंट्स इन दैट पीरियड। तो देखिए ये बहुत ही नेसेसरी है, ज़रूरी है कि एक्वेंटेड मतलब इस चीज़ से हम फैमिलियर हो कि उस टाइम में जो विलेज थे, कस्बा थे, परगना थे, ये किस तरीके थे, इनके नेचर को समझने के लिए कि उस टाइम पे सेटलमेंट्स कहते थे कैसे थे, लोग किस तरीके से रहते थे, बस्तियाँ कैसी होती थी, कौन उस पर राज करता था या कौन उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था, जो लोग होते थे, तो उनके सेटलमेंट्स कैसे होते। जैसे आज हम देखते हैं कि क्या है, हमारा छोटा सा विलेज होता है, फिर टाउन होता है, सिटी होता है, और क्या होता है, तालुका वगैरह, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें, फिर एक क्या बनता है, एक स्टेट बनता है। ऐसे उस टाइम पे कैसे थे वो हम देखेंगे, ठीक है। ओके, सो understand nature settlements that period as also of the officers that formed a link between the rulers and their subjects। और हम ये भी देखेंगे इस लेसन में कि इनके बीच में जो गांव वाले हैं, जो विलेजर्स हैं, और जो ये गवर्नमेंट है, इनके बीच की लिंक कौन है, तो वो जो ऑफिसर्स थे, ये ऑफिसर्स जो हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जो इनकी प्रॉब्लम इनसे जाके कहते थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें कौन थे, वो सब्जेक्ट्स मतलब जो पीपल्स थे, जो रूलर्स मतलब जो उस टाइम पे राज करते थे, उनके बीच में कौन लिंक होता था, कौन से ऑफिसर्स होते थे, उन ऑफिसर्स के नाम भी हम पढ़ेंगे। नाम का मतलब कि जैसे अभी हम देखते हैं आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, या फिर जो अभी सरपंच होते हैं, सरपंच अभी जो गांव में होते हैं, या फिर जो म्यूनिसिपैलिटी होती है, ठीक है। अभी जैसे हम देखते हैं स्टेट लेवल पे देखें तो क्या होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, वैसे उस टाइम पे उनको क्या बोला जाता था वो हम देखेंगे। एंड ऑल्सो द मार्केट्स एंड द क्राफ्ट्समैन, और हम जो मार्केट किस तरीके से होते थे उस टाइम पे, उसको क्या बोला जाता, मार्केट को क्या बोला जाता था। क्राफ्ट्समैन जो होते थे अलग अलग, जैसे कि अभी भी हम देखते हैं कितने कितने सारे क्राफ्ट्समैन होते हैं, जैसे कि लोहार होते हैं, ठीक है, जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, गोल्ड स्मिथ होते हैं, कारपेंटर्स होते हैं, कॉबलर्स होते हैं, इतने सारे अलग अलग जो होते हैं, जो मतलब कि हमारे लिए चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, जो पॉट्समैन होते हैं, ये सारे लोग। सो इनके बारे में भी हम देखेंगे। और क्या देखेंगे इस लेसन में, परगना वॉज मेड अप ऑफ मेनी विलेजेस। परगना क्या होता था, कई सारे गाँवों को मिला के, बहुत सारे गाँवों को मिला के क्या बनता था, परगना बनता था। जनरली द हेड क्वार्टर्स ऑफ अ परगना वॉज कॉल्ड कस्बा। और जो यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारे यहाँ पे गांव हैं, उसमें से एक गांव को क्या क्या बोल देते थे, जो हेड होता था वहाँ पे मतलब हेड क्वार्टर होता था, उसको बोलते थे कस्बा, ठीक है। सो जनरली द हेड क्वार्टर्स ऑफ अ परगना वॉज कॉल्ड कस्बा। तो गांव का एक कोई हेड क्वार्टर बना लेते थे वहाँ पे अपना, और उसको बोलते थे कस्बा। अ विलेज स्मॉलर दैन अ कस्बा वॉज कॉल्ड मौजा। तो जो गांव जो स्मॉलर होते थे सबसे, मतलब जो छोटे होते थे, स्मॉलर दैन कस्बा वॉज कॉल्ड मौजा, उसको क्या बोलते थे, मौजा। लेट अस गेट एक्वेंटेड इन ब्रीफ विद विलेज, कस्बा एंड परगना रिस्पेक्टिवली। अब हम देखते हैं ये विलेज, कस्बा, परगना क्या है, एक एक को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार आपको पिक दिखा देती हूँ। ये देखिए, निज़ाम शाह की ये बात करें तो महाराष्ट्र में यहाँ पे था, ठीक है, निज़ाम शाह ऑफ यहाँ पे, ठीक है, और आदिल शाह ऑफ बीजापुर। तो यहाँ पे वो लोग इस तरीके से थे, और पूरा आधा ज़्यादा यही लोग थे। और मुग़ल जो आए थे वो खानदेश में पहुँच चुके थे उस टाइम पे, खानदेश में। और बात करें तो हम परगना की, देखिए ये होता है विलेज, मान लीजिए छोटे छोटे विलेज हैं, और इसे बना दिया क्या यहाँ पे, कस्बा, कस्बा। और ये छोटे छोटे गांव, और गांव में इतनी सारी बस्तियाँ, इस समझ लीजिए कोई एक गांव, ये एक गांव, ये एक गांव, और ऐसे बहुत सारे गांव मिलके क्या बनता था, परगना। और उसमें से जो छोटा होता था सबसे, उसको बोलते थे मौजा, जो कि गांव ही होता था, उसको बोलते थे मौजा। और ये क्या होता था, जो सबसे बड़ा वो होता था थोड़ा, और उसको हेड क्वार्टर ये लोग अपना बना लेते थे, तो वो होता था कस्बा, ठीक है। अब बात करते हैं विलेज, जो मौजा। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव्ड इन विलेजेस। अ विलेज वॉज ऑल्सो कॉल्ड मौजा। द चीफ ऑफ द विलेज वॉज द, तो बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं, अभी भी हम देखते हैं कितने सारे लोग गांव में रहते हैं। सो इन गांवों को मौजा भी बोलते थे। द चीफ ऑफ द विलेज वॉज द, इस गांव के चीफ मतलब मेन कौन होते थे, पाटिल होते थे। मतलब एक गांव, इतने सारे गांव हैं, एक गांव
को देखने के लिए, अभी जैसे सरपंच होते थे, ठीक है, अभी कौन होता है, अभी तो ग्राम प्रधान होते हैं, ठीक है। तो गांव को देखने के लिए कौन होते थे, पाटिल। गांव को देखने के लिए कौन है, पाटिल, एक गांव का। ऐसे कई सारे गांव हैं तो अलग अलग गांव के अलग अलग पाटिल, अलग अलग गांव के अलग अलग पाटिल। सो पाटिल क्या करते थे, ही यूज टू ट्राई टू ब्रिंग मैक्सिमम लैंड अंडर कल्टीवेशन। ये ट्राई करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़मीन है, जो लैंड है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कल्टीवेशन हो सके, खेती हो सके, ताकि लोगों को यहाँ पे अच्छे से खाना मिल सके। When there was any dispute in the village, the पाटिल resolved it and made peace। तो कुछ भी प्रॉब्लम होता था, कुछ इन्हें दिक्कत होती थी, डिस्प्यूट होता था, कुछ भी प्रॉब्लम, झगड़ा फसाद, तो उसे रिजॉल्व कौन करता था, पाटिल। और शांति बनाए रखने का काम किसका था, पाटिल का। सेम ग्राम प्रधान, सरपंच जैसे वही सारी चीज़ें। कुलकर्णी हेल्प द पाटिल इन हिज वर्क। और ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं 6th स्टैंडर्ड सिविक्स में, किस तरीके से वो लोग इस तरीके से मतलब रिजॉल्व करते हैं झगड़ों को। कुलकर्णी क्या करते थे, कुलकर्णी भी होते थे गांव की हेल्प के लिए। कुलकर्णी हेल्प द पाटिल इन हिज वर्क। और इन कामों में ना कुलकर्णी हेल्प करते थे। एक पाटिल होते थे जो कि गांव के लिए काम करते थे, और एक कुलकर्णी होते थे जो पाटिल की हेल्प करते थे। कुलकर्णी हेल्प द पाटिल इन हिज वर्क। द कुलकर्णी केप्ट द रिकॉर्ड ऑफ द रेवेन्यू दैट वाज कलेक्टेड। तो कुलकर्णी का क्या काम होता था, गाँव का जो रेवेन्यू, जो टैक्स टैक्स वो क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। टैक्स मतलब कि इस किसान ने इतना मान लीजिए कि इतना अनाज उगाया, इस वो लोग क्या करते थे, 1/3 पार्ट भी लेते थे। 1/3 पार्ट मतलब कि समझ सकते हो कि एक एक का 1/3 पार्ट वो लेते थे। कभी कभी वो उस 1/5 भी लेते थे, 1/4 भी लेते, जैसा जो राजा रहता था वो अपने हिसाब से लेता था। तो इतने अनाज का वो 1/5 ले सकता है, 1/4 ले सकता है, 1/3 भी ले सकता है, ऐसे वो लेते थे। तो वो उनका टैक्स होता था, पैसे नहीं देते थे, टैक्स उनका जो फसल होती थी वही देते थे, ठीक है। यहाँ पे क्या करते थे, वो टैक्स यहाँ पे कलेक्ट करते थे। कौन कलेक्ट करता था, ये कुलकर्णी, कुलकर्णी का काम ये था। देयर वर वेरियस आर्टिजन्स इन दिस विलेज। सो यहाँ पे बहुत सारे आर्टिजन्स भी थे, मतलब क्राफ्ट्समैन हुए, और जो अलग अलग होते हैं जैसे क्राफ्ट्समैन हुए। क्राफ्ट्समैन में क्या क्या आ गए आपके, जैसे क्राफ्ट्समैन में जो भी लाइक मैंने आपको बताया कि ब्लैक स्मिथ हुआ, गोल्ड स्मिथ हुआ, कारपेंटर हुआ, ये सारे होते हैं क्राफ्ट्समैन। तो ये सारे लोग भी होते थे। दे हैड हेरिडेटरी राइट्स रिगार्डिंग देयर ऑक्यूपेशंस। और इन्हें क्या होता था कि इन्हें इन्हें हेरिडेटरी मतलब कि इन्हें विरासत में मिली थी कि वो अपने ऑक्यूपेशंस को इजीली काम कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे जैसे कि उनके फादर जो करते थे, उनके ग्रैंडफादर जो करते थे, वही काम वो अभी तक कर रहे हैं, ठीक है। वही काम ये अभी तक उसको आगे लेके जा रहे हैं। तो ये उनके काम हेरिडेटरी मतलब कि उनके जो पिता करते थे, ग्रैंडफादर करते थे, वही काम ये भी कर रहे हैं, ओके। The peasants gave a share of their agriculture produce to the artisans for the service they rendered to the village community। अब जो पीजेंट होते थे, वो पीजेंट्स मतलब कि जो बेचारे फार्मर्स होते थे, वो भी उनको भी क्या करते थे, अपने जो होता था सामान, कुछ जो अनाज होता था उसमें से भी कुछ हिस्सा इन्हें देते थे, कि उस एक शेयर देते थे अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो भी उनका अनाज होगा, जैसे गेहूँ होगा, चावल होगा, तो उसमें से कुछ इनको भी हिस्सा देंगे। इनको हिस्सा क्यों देते थे, क्योंकि ये आर्टिसंस क्या करते थे, गांव और कम्युनिटी, गांव के कम्युनिटी के लोगों के लिए कुछ ना कुछ बनाते थे। जैसे उनका दरवाज़ा बनाया, उनका कुछ भी बनाया, काम किया वहाँ का, तो क्या करते थे, उसके बदले में इनको भी एक शेयर दिया जाता था। जो कौन किसको दिया जाता था, जो यहाँ पे लाइक जो आर्टिजन्स होते थे, ये आर्टिजन्स जो क्राफ्ट्समैन वगैरह होते थे, ओके, उनको ये भी दिया जाता था। तो हेरिडेटरी मतलब आपको समझ में आएगा। पैतृक मतलब कि जो उनके पहले के लोग करते हैं वही लोग, वही ऑक्यूपेशंस ये भी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ब्लैक स्मिथ है, लोहार है, फिर वही उसका बेटा भी आगे चल के वही काम करेगा, वो चीज़ हेरिडेटरी राइट्स, उनके राइट्स होते थे, उनका हक होता था ये। द पीज दिस शेयर वॉज नोन एज बलूता। और ये जो पीजेंट, जो ये फार्मर देते थे, ये जो शेयर देते थे इनको, किसको, ये जो आर्टिसंस को, ये जो आर्टिसंस को ये जो शेयर देते थे, इसी को क्या बोला गया यहाँ पे, बलूता, इसी को बोला गया बलूता। अब हम बात करते हैं कस्बा की। अभी हमने बात की विलेज की, अब उससे जो थोड़ा सा बड़ा है कस्बा, उसकी बात करते हैं। अ कस्बा वॉज लाइक अ बिग विलेज। एक बड़े गांव की तरह होता था, ठीक है, मतलब एक छोटा सा गांव, उससे बड़ा सा गांव। इट वॉज़ यूजुअली द हेड क्वार्टर्स ऑफ अ परगना। तो जब सबसे बड़ा गांव होता था, बहुत सारे गांव हैं, ठीक है, और इस गांव का ये एक परगना है पूरा का पूरा, तो जो सबसे बड़ा गांव है उसको ही क्या बना देते थे ये लोग, कस्बा बना देते थे, ठीक है। सो
इट वॉज यूजुअली हेडक्वार्टर्स ऑफ अ परगना, एग्जाम्पल इंदापुर कस्बा ऑफ इंदापुर परगना। तो इंदापुर का जो परगना होता था ना, तो वहाँ का जो कस्बा होता था वो इंदापुर होता था, ठीक है। मतलब जो सबसे बड़ा होता था उसी के नाम पे परगना रखते थे, और वही उनका क्या होता था, कस्बा भी वही होता था। वाई कस्बा ऑफ वाई परगना वर द हेडक्वार्टर्स ऑफ दोज परगनास। Agriculture was the main occupations. There were skilled artisans like carpenters, blacksmiths, etc. in a कस्बा। कस्बा में ये सारे लोग होते थे। There was usually a market, और यहाँ पे एक मार्केट भी होता था। अब जहाँ पे कारपेंटर्स हैं, ब्लैकस्मिथ्स हैं, वहाँ पे मार्केट तो होगी ही होगी, क्योंकि वो लोग वही सामान बनाएंगे बेचने के लिए। तो मार्केट, और उस टाइम मार्केट को क्या बोला जाता था, पेट, ठीक है। एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब पास, मतलब पास में ही लगा रहता था। कस्बा के पास में ही क्या रहता था, मार्केट। मार्केट कहाँ होता था, कस्बा में ही होता, पास उससे जॉइन, लाइक एडजॉइनिंग मीन्स उसके पास में ही होता था, सटे हुए ही रहता था। द शेटे एंड महाजन वर द वतनदार्स, मतलब ये दोनों क्या थे, वतनदार्स थे। ऑफ द पेट, ये जो पेट, ये मार्केट है ना, उसको देखने का, उसको लुक आफ्टर करने का काम किसका, ये शेटे और महाजन। एवरी विलेज डिड नॉट नेसेसरली हैव अ पेट, अब ज़रूरी नहीं है कि हर गांव में मार्केट होना ज़रूरी नहीं था। इतने सारे परगना हैं, मतलब वही जो कस्बा है वहीं पे क्या होता था, पेट होता था, मार्केट होता था। द सेटिंग ऑफ अ पेट वॉज द जॉब ऑफ द स्टेट्स एंड द महाजन्स। तो पेट मतलब मार्केट को सेटिंग करना, मार्केट को बनाना, ये जॉब किसका था, सेटेज एंड महाजन का था। महाजन का काम था कि उसकी देखभाल करना और उसको बनाना, कहाँ बनाना है कहाँ नहीं बनाना है मार्केट, ये भी इनका ही काम था। फॉर दैट दे रिसीव्ड सम लैंड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड सम राइट्स फ्रॉम द विलेजर्स। कुछ इन्हें ज़मीन गवर्नमेंट दे देती थी और बता देती थी कि आपको यहाँ पे मार्केट बनाना है, और कुछ विलेजर्स की तरफ से कुछ हक मिल जाते थे उन्हें, ठीक है। कुछ उन्हें जो भी चाहिए होता था, हेल्प, हक चाहिए होता था, वो उनकी तरफ से, गांव वालों की तरफ से उन्हें मिल जाता था। द महाजन मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ द पेट। तो ये महाजन क्या करते थे, महाजन के बारे में आपने अभी भी सुना होगा, जैसे मूवी वगैरह में देखा होगा। तो ये जो महाजन होते थे ये क्या करते थे, ये अकाउंटेंट कह सकते हैं आप, ये अकाउंटेंट होते थे, और ये जो मार्केट का जो भी लेखा जोखा रहता था ना, वो मेंटेन करने का काम इनका रहता था। कितना पैसा कहाँ गया, इतना मतलब कि इतने सारे जो मटेरियल्स हैं वो बिके तो उसके कितने पैसे आए, कितना माल किसको गया, वो सारी चीज़ें। एज़ पर द ऑर्डर ऑफ वीर माता जीजाबाई अ पेट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन पाषाण नियर पुणे। तो इनका ऑर्डर था, जीजाबाई जो वीर माता जीजाबाई थी, तो उनके ऑर्डर पे क्या हुआ कि पाषाण, पुणे के पास में पाषाण था, वहाँ पे उन्होंने एक मार्केट को इस्टेब्लिश करवाया था। इट वॉज कॉल्ड जीजापुर, इनके नाम पे ही उस मार्केट का नाम क्या दिया गया, जीजापुर। मालपुरा, खेलपुरा एंड पारसपुरा, विठापुरा इन औरंगाबाद। औरंगाबाद में ये सारे मार्केट हैं, और ये सब किसके नाम पे जाने जाते हैं, और ऑल्सो न्यू पेट्स, ये सब के सब क्या हैं, नए मार्केट हैं, जो कि इस्टेब्लिश किया गया है किसके नाम पे, मालोजी। मालोजी के नाम पे मालपुरा, खेलो जी के नाम पे खेलपुरा, परसो जी के नाम पे पारसपुरा, और विठो जी के नाम पे विठापुरा, ये मार्केट स्टैब्लिश किए गए बाद में, न्यू। ओके बाद में जब शिवाजी का जब स्वराज उन्होंने स्थापित किया, उसके बाद ये सारी चीज़ें उन्होंने किया था। शिवापुर एडजेसेंट टू खेड़ वॉज अ पेट स्टेब्लिश्ड इन द नेम ऑफ शिवाजी महाराज। और ये जो शिवापुर है, एक मतलब कह सकते हैं एक शिवापुर, एक पेट मार्केट को स्टेब्लिश किया गया जो किसके नाम पे है, खेड़ में। खेड़ मतलब एडजेसेंट किसके पास में है, ये खेड़ में, खेड़ से सटा हुआ एक मार्केट स्टेब्लिश किया गया, वो किसके नाम पे है, शिवाजी महाराज। शिवापुरा मार्केट है किसके नाम पे, शिवाजी महाराज के नाम पे। द वर्ड्स बुद्रुक एंड खुर्द आर यूज टू शो दैट द टू विलेजेस आर डिफरेंट। ये दिखाने के लिए कि दो गांव हैं और दोनों अलग अलग हैं। ये गांव बुद्रुक, ये खुर्द, तो अलग अलग हैं। द ओरिजिनल टाउन इज़ बुद्रुक, जो ओरिजिनल टाउन है वो क्या है, बुद्रुक है। और न्यू टाउन जो वहीं पे कोई और बन गया एक दूसरा वाला, तो वो क्या है, खुर्द है। फॉर एग्ज़ाम्पल वडगांव बुद्रुक एंड वडगांव खुर्द, इस तरीके से। परगना क्या है वो देखते हैं। परगना छोटे छोटे गाँव को मिलके परगना बनता है। मेनी विलेजेस टुगेदर मेड अ परगना बट द नंबर ऑफ विलेजेस वॉज नॉट द सेम इन ऑल परगना। अब ज़रूरी नहीं है कि जो परगनाज अलग अलग गाँव से मिलके बना, तो अब ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि देखते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल द पुणे परगना वॉज अ बिग परगना। जो पुणे परगना था वो सबसे बड़ा परगना था। इट कंसिडर्ड ऑफ 290 विलेजेस। अब पुणे परगना में कितने गाँव हैं, 290।
देयर वर 64 विलेजेस इन द चक्कन। चक्कन में अगर चाकन की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 64 विलेजेस हैं, इसके कंपैरिजन में कितना कम। और अगर हम बात करें शिरवाल परगना तो बहुत ही छोटा था, इसमें सिर्फ और सिर्फ 40 विलेजेस थे। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि सब गांव सब परगना एक ही बराबर हो, उतने ही गांव उसमें हो। हम अभी भी ऐसा देखते हैं, जितने भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर डिस्ट्रिक्ट में उतने ही बराबर गांव हो। द देशमुख एंड द देशपांडे वर द वटनदार ऑफिसर्स ऑफ द परगना। तो जो देशमुख होते थे और जो देशपांडे होते थे ये वतनदार होते थे, वतनदार ऑफिसर्स होते थे परगना के। ठीक है, परगना लेवल की बात करें, अगर पूरे परगना की बात करें जो इतने छोटे छोटे गांव से परगना है, उसके हेड कौन होते थे यहाँ पे? देशमुख और देशपांडे, ये दोनों वतनदार होते थे। द देशमुख वॉज द चीफ ऑफ पाटिल्स इन अ परगना। और हमने देखा था कि एक गांव को कौन देखता है, कौन उसकी देखरेख करता है? पाटिल। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोला गया है? देशमुख वॉज द चीफ ऑफ पाटिल्स इन अ परगना। तो जो ये अलग अलग गांव के पाटिल्स हैं ना, उनके चीफ कौन है यहाँ पे? देशमुख। सबके जितने गांव के अलग अलग गांव के अलग अलग पाटिल हैं, अलग अलग पाटिल हैं, तो इन सब पाटिल के हेड एक हैं जो कि हैं देशमुख। द देशमुख डिड एट द परगना लेवल व्हाट द पाटिल डिड एट द विलेज लेवल। और ये जो देशमुख वही काम करते थे परगना लेवल पे, पूरे परगना लेवल पे ये वो काम करते थे जो पाटिल विलेज लेवल पे काम करते थे। गांव की देखभाल करना, ये सारी चीज़ें जो हमने देखा जो पाटिल करते हैं, वही काम देशमुख परगना लेवल पे करता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जैसे हम अगर आज की बात करें पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कि परगना, और पूरे परगना लेवल पे वही काम करते हैं देशमुख जो पाटिल गांव के लेवल पे काम करता है। द देश पांडे वॉज द चीफ ऑफ ऑल कुलकर्नीज इन द परगना। सो जो देश पांडे होते हैं ये कुलकर्नीज के चीफ होते हैं, उनके हेड होते हैं। द देश पांडे डिड एट द परगना लेवल वर्क दैट कुलकर्नीज डिड एट द विलेज लेवल। सेम चीज़ें, जो कुलकर्णी हमने देखा था वो अकाउंटेंट की तरह काम करता है, वो सारी चीज़ें देखता है। ठीक है, और ये मार्केट वगैरह का भी देखता था। तो देश पांडे क्या करता है, जो कुलकर्णी क्या करता था, गांव के लेवल पे करता था और पाटिल को हेल्प करता था कौन? कुलकर्णी। तो पाटिल को हेल्प कौन करता था? कुलकर्णी। अब यहाँ पे देश पांडे का काम क्या है? जो जो काम कुलकर्णी करता था वही काम, मतलब कुलकर्णी विलेज लेवल पे काम करता था, लेकिन वही काम जो देश पांडे है वही काम वो पूरे के पूरे परगना लेवल पे वही काम करेगा जो कुलकर्णी करता था एक गाँव लेवल पे। दीज वतनदार ऑफिसर्स वर द लिंक बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट। पीपल ये जो जनसंख्या है, जो पब्लिक है, और ये जो गवर्नमेंट है, इनके बीच की लिंक कौन है? ये कुलकर्णी। ठीक है, मतलब वतनदार जो हमने बात की, देशमुख, देशपांडे, ये लोग। In case of enemy invasion of drought, these watandars represented the grievances of the people to the government। तो देखिए, इन केस कोई जैसे एनिमी इन्वेशन हुआ, किसी दुश्मन ने आक्रमण कर दिया या सूखा अकाल पड़ गया, तो ये वतनदार्स क्या करते थे? वतनदार क्या करते थे? इनकी जो दुख है, जो इनकी मिजरीज होती थी, जो इनकी शिकायत प्रॉब्लम होती थी, ये क्या करते थे? लोगों की जो प्रॉब्लम होती थी वो गवर्नमेंट को जाके बोलते थे, रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, रिप्रेजेंट करते थे। दीज ऑफिसर्स मिसयूज देयर पावर्स। और कभी कभी क्या होता था कि समटाइम्स दीज ऑफिसर्स मिसयूज देयर पावर्स, कभी कभी ये अपने शक्तियों का, कह सकते हैं, जो इनके अंदर जो जो भी इन्हें हक दिया जाता था उसका कभी कभी ये पावर्स का अपने मिसयूज भी करते थे। दे कलेक्टेड मोर मनी फ्रॉम द पीपल दैन वॉज ड्यू और डिड नॉट रेमिट द मनी सो कलेक्टेड टू द गवर्नमेंट इन टाइम। कभी कभी ये क्या करते थे, ज़्यादा पैसे, जितना जैसे कि अगर बोला गया है 100 रुपये, तो ये क्या करते थे 200 कर लेते थे इकट्ठा कुछ अपने फ़ायदे के लिए, और टाइम पे क्या करते थे, और ये टाइम पे गवर्नमेंट के पास कलेक्ट भी नहीं करते थे। नॉट रेमिट, रेमिट का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक टाइम पे, मतलब कि उनके पास, गवर्नमेंट के पास वो पैसे भी नहीं देते थे, कलेक्ट करने नहीं जाते थे। ऑन सच ओकेजन्स द पीपल सफ़र्ड हरासमेंट। और ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगी, फिर बहुत ही उन्हें हरास करती थी। अब उस टाइम पे गवर्नमेंट में था कौन? अब वही आदिल शाह और हमने जो देखा वो लोग थे। तो वो लोग क्या करते थे, उनको सिर्फ अपने टैक्स से मतलब था। ठीक है, तो यहाँ पे वो लोग क्या करते थे, परेशान करते थे, मारपीट भी करते थे। डू यू नो वतन इज़ एन अरेबिक वर्ड। ये जो हम बोलते हैं वतन, वतनदार, ये क्या है? अरेबिक वर्ड है। इन महाराष्ट्र इट इज़ यूज्ड, इट इज़ रेफर टू हेरिडेटरी लैंड फॉर विच द होल्डर डज नॉट हैव टू पे रेवेन्यू। ये जो वतनदार्स होते हैं, जो वतनदार्स होते हैं, इनके पास इनकी खुद की बहुत ज़मीन होती थी, जो कि इन्हें इन हेरिटेडरी, मतलब कि उनके पूर्वज वगैरह की जो ज़मीन होती थी वो अमीर होते थे, उनके पास खुद होता था, और उन्हें रिवेन्यू, टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। ठीक है, सो जिनके पास खुद के पास उनकी ज़मीन है
तो उन्हें किसी को टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए ये छोटे छोटे किसान हैं, इनके पास खुद की ज़मीन है ही नहीं, तो ये बड़ा किसान है वतनदार से, तो इसके पास ये जाएंगे और बोलेंगे छोटा थोड़ा सा मुझे ज़मीन दे दो, तो ये मैं उस पर क्या करूँगा, अपना खेती करूँगा। तो ये दे दिया छोटा सा ज़मीन, और ये क्या करेंगे, ये ज़मीन उसका ज़मीन यूज़ हो रहा है तो ये क्या करेंगे, उनको टैक्स देंगे, जो जितना उनका होगा खेती में जो भी, ये तो अभी भी गाँव में होता है, जितना खेती में होगा क्योंकि वो उसका ज़मीन यूज़ कर रहा है, तो वो आधा लेगा इसको देगा और आधा अपने लेगा। तो इस तरीके से उसे रेवेन्यू पे करना पड़ता है, मतलब टैक्स। रेवेन्यू मीन्स टैक्स। द कैलामिटी ऑफ अ फेमाइन, फेमाइन का मतलब क्या है, फेमाइन का मतलब लाइक एक्सट्रीमली स्कार्सिटी ऑफ फूड, ड्रॉट, सूखा, खाने की कमी हो जाना। सो कैलामिटी मतलब आपको पता है डिज़ास्टर। एग्रीकल्चर वॉज डिपेंडेंट ऑन रेन वाटर, उस टाइम पे तो ऐसा कुछ पंप मशीन वगैरह जो होती है, ट्यूबवेल या फिर जो भी अलग अलग जो वाटर सोर्सेज हो गए हैं, ये सब तो थे नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोग रेन वाटर पे डिपेंड करते थे। इफ़ इट डिड नॉट रेन क्रॉप्स वुड फेल, द प्राइसेज ऑफ फूड ग्रेन्स रोज, तो कीमत बढ़ जाती थी क्योंकि वो उगा ही नहीं। इट बिकेम डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल टू गेट फूड ग्रेन्स एंड अदर थिंग्स, तो बहुत मुश्किल हो जाता था लोगों को फूड ग्रेन खरीदना और चीज़ें और दूसरी चीज़ों को पाना। देयर वॉज नो फॉडर फॉर द कैटल, फॉडर मतलब क्या होता है कि जो चारा होता है, घास वगैरह, वो भी नहीं खाने के लिए है उनको, उनके जो कैटल्स, जो उनके पशु हैं, गाय भैंस जो उनके थे। वाटर बिकेम स्कार्स, मतलब कि पानी की बहुत कमी हो जाती थी। इट बिकेम डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू लिव इन द विलेज, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है लोगों को गांव में रहना, तो वो क्या करेंगे, इधर उधर भटकेंगे। दे वर फोर्स टू लीव द विलेज, वो गांव छोड़ने पे मजबूर हो जाते थे। अ फेमाइन वॉज अ ग्रेट कैलेमिटी फॉर द पीपल, तो ये जो फेमाइन होता है, जो ड्रॉट, सूखा होता है, ये बहुत ही कह सकते हैं ग्रेट डिज़ास्टर होता था उन लोगों के लिए। अभी भी है, बट अभी तो फिर भी हमें पानी मिल जाता है, ठीक है। अ ग्रेट फेमाइन अकर्ड इन महाराष्ट्र इन 1630 CE, तो एक बार एक बहुत बड़ा, मतलब कह सकते हैं ग्रेट फेमाइन मतलब बहुत ही बड़ा क्या हुआ था, फामिन हुआ था। फामिन का मतलब कि बहुत ही बड़ा सूखा पड़ा था 1630 में। पीपल वर ग्रेटली डिस्ट्रेस ड्यू टू दिस फामिन, तो इस फामिन में, इस सूखे में लोगों ने बहुत ही मुश्किल, ग्रेट डिस्ट्रेस्ड, बहुत ही कह सकते हैं डिस्ट्रेस्ड हुए, बहुत ही मजबूर हुए, बहुत ही परेशान हुए। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन दीज वर्ड्स, और इसी बात को इस एक लाइन में कही गई कि कितनी उस टाइम पे प्रॉब्लम हुई थी 1630 में जब ये हुआ था, ठीक है। तो एक लाइन है, किसी ने मतलब उसके बारे में कहा गया, जो वो आया था काल, सूखा पड़ा था। पीपल वर रेडी टू सेल देम सेल फॉर अ पीस ऑफ भाकरी, एक भाकरी के टुकड़े के लिए, एक रोटी के टुकड़े के लिए लोग अपने आप को यहाँ पे बेचने के लिए तैयार थे, सेल करने के लिए, अपने आप को खुद को बेचने के लिए तैयार थे, सिर्फ और सिर्फ एक पीस भाकरी के लिए। बट देयर वॉज नो बडी टू बाय देम, लेकिन यहाँ पे कोई इतना मजबूत नहीं था कि कोई उन्हें खरीद सके। देयर वॉज अ सीवियर स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, इससे पता चलता है कि उस टाइम पे कितनी, जो अनाज की कमी कितनी ज़्यादा थी कि जिसके पास भाकरी, एक पीस भाकरी के लिए कोई बेचने, अपने आप को बेचने के लिए खड़ा था। सोचिए, इंटायर फैमिलीज वर डिस्ट्रॉयड, सो पूरी फैमिली सबकी डिस्ट्रॉय हो गई। कैटल एंड फार्म एनिमल्स डाइड, जो कैटल, जो उनके मवेशी होते थे, जो पशु होते थे, और फार्म एनिमल्स जैसे कि जो उनके जो बैल वगैरह थे, वो सब के सब डिस्ट्रॉय, मर गए, सब के सब डाय, मतलब मर गए। एग्रीकल्चर वॉज डिवास्टेटेड, मतलब कि पूरी की तरह जो एग्रीकल्चर था वो डिस्ट्रॉय हो गया, रुइन हो गया। ओके। द फामिन पुट एन एंड टू इंडस्ट्रीज़, और जो ये फामिन था, जो मतलब ये सूखा था, इसने सभी इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म कर दिया, ठीक है। ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस केम टू अ स्टैंड स्टिल, और भी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस थे, ठीक है। अब कोई किसी को खाने के लिए ही नहीं मिल रहा है, तो अलग अलग जो लोग थे, वो लोग सामान कैसे बनाएंगे, कैसे बेचेंगे, तो ये एकदम से जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन था वो एकदम से स्टॉप हो गया। स्टैंड स्टिल मतलब एकदम से साइलेंट पड़ गया, एकदम बैरिकेड, उसमें बाधा आ गई, रुकावट आ गई, एकदम से कह सकते हैं वो रुक गया। फाइनेंशियल, किसी के पास पैसे आएंगे ही नहीं, कुछ उगेगा नहीं, तो आएंगे क्या, क्योंकि सब, हर कोई वहाँ उस टाइम पे एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड होता था। पीपल हैड टू वैंडर अ फार अवे रीजन्स इन सर्च ऑफ अ लाइवलीहुड, उस टाइम पे लोग यहाँ वहाँ भटकने के लिए, वैंडर मतलब भटकने के लिए, दूर दूर क्षेत्र में भटकने के लिए, अपनी लाइवलीहुड मतलब रोजी रोटी चलाने की, रोजी रोटी की खोज में, अपने लाइवलीहुड मतलब जीविका की खोज में, वो एक दूसरे जगह से दूसरे, मतलब दूर दूर क्षेत्रों में वो भटकने लगे।
इट वॉज़ अ ग्रेट चैलेंज टू ब्रिंग बैक टू नॉर्मलिटी, मतलब कि नॉर्मल होना एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि नॉर्मल लाइफ नॉर्मल होना उस टाइम पे बहुत ही कह सकते हैं ग्रेट चैलेंज था। द डिवेस्टेड लाइफ ऑफ द पीपल, जो लोगों की लाइफ इस तरीके से बर्बाद हुई थी वो नॉर्मल होने में नॉर्मल होना एक बहुत बड़ा क्या था, चैलेंज था। द वर्क ऑफ द वारकरी मूवमेंट, अब वारकरी मूवमेंट हमने पढ़ा था प्रीवियस लेसन में, देखते हैं उसे यहाँ पे क्या था वो। सोसाइटी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्लाइंड बिलीव्स एंड रिचुअल्स, तो यहाँ पे कह सकते हैं सोसाइटी अब धीरे धीरे क्या होने लगी, ना खाने के लिए ना पीने के लिए सब लोग इधर से उधर तड़प रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। तो यहाँ पे वो ब्लाइंडली बिलीव जो कह सकते हैं सुपरस्टिशियस हो गए, मतलब कि जो रिचुअल्स वगैरह कर्म कांड वगैरह पे वो ज़्यादा बिलीव करने लगे कि जैसे कि अरे मुझे मेरे यहाँ पे क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है, किसी जादू टोने के पास जाएंगे सब कुछ ठीक करवाएंगे, ये सारी चीज़ें ब्लाइंड बिलीफ होने लगा, मतलब अंधभक्ति करने लगे सब लोग कि ब्लैक मैजिक वगैरह पे वो क्या करने लगे, बिलीव करने लगे। पीपल हैड बिकम फैटलिस्टिक एंड इनर्ट, और लोग यहाँ पे क्या फैटलिस्टिक मतलब भाग्यवादी हो गए कि मतलब कि किस्मत पे ही कि मेरी किस्मत में होगा तो होगा, कुछ करने के लिए रेडी ही नहीं थे कि अब तो सब कुछ बर्बादी हो गया, अब मैं क्या करूँगा, जो हुआ सो हुआ, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से फैटलिस्टिक मतलब पूरे के पूरे अपने डेस्टिनी पे एकदम से मतलब अपने किस्मत पे ही रोना, ये सारी चीज़ें कि अभी कुछ करने ही नहीं वाले थे। इनर्ट का मतलब क्या होता है कि एकदम आलसी निष्क्रिय, मतलब कि लाइक लैकिंग द एबिलिटी, कुछ करने की उनकी इच्छा ही नहीं होती थी, कुछ करते ही नहीं थे, आगे बढ़ने की वो कोशिश ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि एकदम से पूरी तरीके से अब जैसे किसी की इतना बड़ा घर बनाया अपना, अब वो अचानक से बाढ़ तूफान जैसे अभी हमने देखा आया, तो वो आया और सब कुछ ऐसे तबाह कर गया था। कैसे वो लोग सोचते हैं बस कैसे भी करके मेरा फिर से वो हो जाए, तो कोई जादू हो जाए, कोई ऐसा तांत्रिक मिल जाए, कोई ऐसा पंडित मिल जाए जो सब कुछ ठीक कर दे, तो कुछ करने की अपनी किस्मत पे ही बैठे थे, जब होगा तो होगा इस तरीके से। और इनर्ट मतलब कि पूरी तरीके से लेज़ी हो गए थे। दे हैड लॉस्ट ऑल इनिशिएटिव, पूरा मतलब वो यहाँ पे बिल्कुल भी अपना सब कुछ खो चुके थे, ठीक है। द कंडीशन ऑफ द कॉमन पीपल वॉज मिजरेबल, यहाँ पे जो कॉमन पीपल थे उनकी जो द लाइक कंडीशन थी बहुत ही मिजरेबल थी, मतलब बहुत दुखी थे, मतलब मिजरेबल बहुत ही मुसीबत में थे वो लोग। इन सच सर्कमस्टेंसेज, इन सिचुएशन में द सन्स इन महाराष्ट्र इंडेवर्ड टू इंस्पायर द मासेस। सो इंडेवर्ड का मतलब क्या होता है कि महाराष्ट्र के जो संत थे उन्होंने ट्राई किया, कोशिश, इंडेवर्ड का मतलब कोशिश की, प्रयास किया इंस्पायर करने के लिए मासेस मतलब आम लोगों को, पब्लिक को, मासेस मतलब पब्लिक, जो आम लोग, जनता, जो ग्रुप हैं, उन्हें इंस्पायर करने की कोशिश की। कैसे करते हैं वो लोग, वो देखते हैं। ये सच्चे संत हैं, मतलब ये लोग ऐसा नहीं कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, काला जादू झाड़ फूक चीज़ें, वो नहीं। In Maharashtra, the tradition of sons, which began with Sant Jnaneshwar and Sant Namdev, was carried on by sons coming from various strata of the society. तो महाराष्ट्र में क्या हुआ, जो संत ने एक मतलब ट्रेडिशन चलाई, जो संत ज्ञानेश्वर थे और संत नामदेव, तो ये क्या इन्होंने किया कि अलग अलग जो वेरियस स्टेटा, जो अलग अलग लेवल के लोग थे, अलग अलग सोसाइटी के लोग थे, उनको मतलब कि उनको लेके साथ में कुछ वो उनको साथ में लाए, ठीक है। तो अलग अलग लोगों से मिले वगैरह, ये सारी चीज़ें। पीपल फ्रॉम ऑल स्टेट पीपल फ्रॉम ऑल स्टेटा ऑफ सोसाइटी वर पार्ट ऑफ द संत ट्रेडिशन, तो जो अलग अलग लेवल, स्टेटा मतलब लेवल, अलग अलग सोसाइटी के लेवल के लोग क्या क्या होने लगे, संत ट्रेडिशन के, ये संत ट्रेडिशन के पार्ट बनने लगे, मतलब उनसे जुड़ने लगे। यहाँ पे वो क्या किए, यहाँ पे ये लोग सब लोगों को साथ लाए, मतलब सब लोगों को साथ लेने लगे, उन्हें बताने लगे सारी चीज़ें, और यहाँ पे सब लोग संत ट्रेडिशन को इस संत ट्रेडिशन के पार्ट बनने लगे, मतलब भक्ति मूवमेंट कह सकते हैं चालू हुआ, और यहाँ पे सब लोग उसे फॉलो करने लगे। प्रीवियस लेसन में आपने पढ़ा था। फॉर एग्ज़ाम्पल संत चोख मेला, संत गोरोबा, संत सेना, संत सावत, संत नरहरी, संत शेख मोहम्मद एट्सेट्रा, संत चोखाबाई's वाइफ संत सोयराबाई। तो ये जो संत चोखा मेला जो संत चोखबा थे, तो उनकी जो चोखबास वाइफ थी सोयराबाई, और सिस्टर संत निर्मला बाई, मतलब ये सब लेडीज़ हैं, ये सब तो हम देख रहे हैं कि मेल है, लेकिन ये सब देखिए सब क्या हैं, ये चोखोबा जो हैं संत, उनकी वाइफ हैं सोयराबाई, और सिस्टर संत निर्मला बाई, संत मुक्ता बाई, संत जना बाई, ये सब के सब कौन है, ये लेडीज़ हैं सब संत, मतलब दोनों हैं, मेल फीमेल दोनों हैं। संत कान्होपात्रा, संत बहिनाबाई सिरकर एंड अदर वीमेन वर ऑल्सो अमंग देम, और वो लोग, ये सारे जो संत थे, मेल फीमेल सब मिल के साथ आए। पंढरपुर वॉज एट द सेंटर ऑफ द संत मूवमेंट, और ये जो संत मूवमेंट हुआ ना, पंढरपुर ही उसका क्या था, सेंटर था। पंढरपुर मतलब सोलापुर में ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई।
विट्ठल वॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ देयर वर्शिप। अब हम बात करें अगर विट्ठल जो थे वो विट्ठल गॉड जो हैं वो क्या वही थे उनकी वर्शिप पूजा करने के लिए वो इनको चूज़ किए विट्ठल को। ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर चंद्रभागा एट पंढरपुर द संस एंड पिलग्रिम्स वारकरी यूज टू रिजॉइस इन देयर डिवोशन। सो चंद्रभागा जो नदी है उस वहीं पे जो पंढरपुर है तो वहाँ पे संतों ने क्या की वारकरी वहाँ पे शुरुआत की। यूज़ टू रिजॉइस मतलब एक प्लीजेंट के लिए भक्ति में डूब गए यहाँ पे सब लोग और यहीं से स्टार्ट किया। देयर इक्वालिटी वॉज प्रोपेगेटेड थ्रू भजन्स कीर्तन्स एंड यूनिटी मील्स लाइक कला। सो प्रोपेगेटेड का मतलब यहाँ पे क्या है एक्सपैंड किया प्रसारित किया ये सारी चीज़ें क्यों उनको ये इक्वलिटी के थ्रू। इक्वलिटी वाज प्रोपेगेटेड यहाँ पे इक्वलिटी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि सारे संत इक्वलिटी की बात करते थे। सो इक्वलिटी के थ्रू इन्होंने फैलाया भजन कीर्तन ये सारी चीज़ें और यूनिटी और मील्स यहाँ पे मतलब खाना वगैरह भी उन्हें मिलता था भजन कीर्तन करते थे। और यहाँ पे कह सकते हैं एक पॉजिटिविटी वो लाए जितने भी संत थे मिल के लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी मतलब कि उन्होंने ये कहा कि आप पॉजिटिव होइए कुछ करिए ऐसा नहीं कि किस्मत के भरोसे रहिए भगवान का भजन करिए उनको अपनी प्रॉब्लम कहिए और इस तरीके से उन्होंने ये बताया कि आप ये और धीरे धीरे अपने काम में लगिए और यहाँ पे उनको खाना भी प्रोवाइड किया जाता था ये सारी चीज़ें उनको यहाँ से स्टार्ट हुई। सो स्टूडेंट्स यहाँ से हम देखेंगे जो संत एक संत हैं उनके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मैं दूसरे वीडियो का लिंक दे दूँगी जो पार्ट 2 वीडियो रहेगा इसका उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दे दूँगी। ठीक है और यहाँ पर मैं आपको फ़ोटो दिखा देती हूँ पिक दिखा देती हूँ 1 मिनट। ये देखिए ये यहाँ पे इस तरीके से भक्ति मूवमेंट चालू हुआ इस तरीके से और ये विट्ठल जी और ये देखिए ये आपको याद रखना है कि जो मौजा है ये क्या है विलेज लेवल पे है और यहाँ पे पाटिल और कुलकर्णी होते थे जो ये सेटल डिस्प्यूट का काम करते थे ये कलेक्टेड रेवेन्यू का काम करते थे। और कस्बा उसके नीचे मतलब इसके बाद बड़ा होता था मौजा के बाद कस्बा बड़ा होता था तो वहाँ पे शेटे और महाजन्स होते थे जो इस तरीके से अपना काम करते थे। और यहाँ पे हम देखें अगर परगना की बात तो परगना में देशमुख और देशपांडे होते थे। ओके सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए।